मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का मतलब होता है स्टार्टअप is defined as an entity having its headquarters in India which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than rupees 100 crore. Under these initiatives, the government has already launched the iMate program to help Indian entrepreneurs to build 10 lakh mobile app startups. The Mudra loan, the Mudra Bank scheme is an initiative by Indian government which aim to provide microfinance, low interest rate loan to entrepreneur from low socio-economic background. तो इसका मतलब यह है कि जो स्टार्टअप इंडिया है उनका जो मेन एम है कि मुद्रा लोन प्रोवाइड करना, जो कि हमारी बैकवर्ड सोसाइटी है, जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं या जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करना ताकि वो डेवलप कर सके, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। इन सब चीज़ों के लिए ये स्टार्टअप इंडिया ने ये मुद्रा बैंक स्कीम बनाई है, तैयार की है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। Thus, the government want to encourage entrepreneurship and to promote innovations. Innovation है नई नई खोज करना, नए नए innovation लाना, और it aim at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. The Startup India is an initiative of the Government of India. It was launched in 2016. It aimed at building an ecosystem which will nurture startups in the country so that the sustainable economic growth and large-scale employment opportunities can be generated. Thus, the Government of the India has announced Startup India Action Plan that focuses on the following areas. तो ये जो है स्टार्टअप इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट की गई है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई है या 2016 में लॉन्च की गई है। उसका एम है जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत बनाना, और जो स्टार्टअप इंडिया है, जो स्टार्टअप इंडिया है उसको कंट्री में लाना, उस स्कीम को लाना ताकि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा मिले। जो बैकवर्ड सोसाइटी है, जो बैकवर्ड में जाती जा रही है, जो बैक में जाती जा रही है इंडस्ट्रीज़, उनको बढ़ाना, मुद्रा लोन अच्छे से प्रोवाइड करना ताकि वो हमारे कंट्री की ग्रोथ को बढ़ा सके, कंट्री की डेवलपमेंट कर सके। अब इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिनके बारे में उन्होंने बहुत सारी हमें सहूलियत दी गई है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स रहती है, या कोई अगर अपना बिज़नेस को वाइंड अप करना चाहता है तो उसमें भी बहुत सारी प्रोसीजर्स रहती हैं। लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि नहीं यार, अगर नई बिज़नेस की शुरुआत करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आएंगे, छोड़ो, इससे अच्छा बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं करते हैं। या अगर किसकी चल रही बिज़नेस है तो वो अगर सोचता है कि नहीं, अगर बिज़नेस बंद करना है, पर उसमें भी बहुत सारी प्रोसीजर्स रहती है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़, नियम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जिसको फॉलो करने में लोग डरते हैं। तो ये जो है स्कीम ने इसके लिए बहुत ही अच्छी सहूलियत दी है इनको, कि इन सब प्रोसीजर्स को बहुत ही इजी बनाया है और सिंपल वे में इसको कन्वर्ट कर दिया है ताकि वो आसानी से अपने नए बिज़नेस की शुरुआत कर सके, या अगर चाहे तो आपको वाइंड अप करना है तो आप वाइंड अप भी कर सकते हैं, वो भी ईजी तरीके से। दूसरा है फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, यानी कि गवर्नमेंट जो है फंडिंग सपोर्ट्स और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है ताकि जो इंडस्ट्री बढ़ना चाहती है वो बढ़ सके। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशंस, यानी कि जो नई शुरुआत करते हैं, जो नए हैं, अपने नए तरीके से नए सिरे से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसी जगह का निर्माण करना था जहाँ पे वो आए, उसके लिए अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग ले ताकि वो अपने बिज़नेस को अच्छे से स्टार्ट कर पाए और अपने मार्केट में टिक सके, बिज़नेस की ग्रोथ कर सके, कंट्री की ग्रोथ हो सके। देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप्स। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप ये है जैसे कि ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पुल। देन रिडक्शन इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कमी करना, 10,000 करोड़ तक का मुद्रा लोन बांटना। उसके बाद इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड्स टू इंश्योर द 90 डेज एग्जिट विंडो। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो टैक्स है उसमें कुछ जो भी छूट है वो मिलना, वो देना। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन,
देन फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले 3 साल आपको टैक्स में फ्री देना, छूट देना। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस टू टारगेट 5 लाख schools and involve 10 lakh children in innovation related programs, encourage entrepreneurship within the country। entrepreneurship को बढ़ाना, उसको encourage करना, उसको बढ़ावा देना, देश में उसको बढ़ाना। then promote India across the world as a startup hub। promote India across the world as a startup hub। startup hub यानी कि एक ऐसी जगह निर्माण करना ताकि जो नए नए हैं बिजनेस में, जो नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। हब मीन्स वो ऐसी जगह निर्माण करते हैं ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो सके और अच्छे से नॉलेज ले सके। उसके बाद बिल्ड स्टार्टअप क्विसेस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। एक ऐसा सेंटर तैयार करना जहाँ पे लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके, अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। देन कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम और स्टार्टअप इंडिया स्कीम में डिफरेंस है। ये जो स्कीम है वो सिर्फ SC ST और वुमन एंटरप्रेन्योर को ही प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज़ और किसी को नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड करती है। और ये सिर्फ SC और ST और एटलीस्ट 1 ह्यूमन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप इन ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है कि नई शुरुआत के लिए ही ये लोन प्रोवाइड किया जाता है और सिर्फ SC ST और सिर्फ ह्यूमन को ही ये लोन प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज और किसी को ये लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। द एंटरप्राइज में be in manufacturing, services or the trading sector। In the case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholdings and controlling stake should be held by either an SC और ST और human entrepreneur। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी कोई आती है लोन लेने के लिए तो ये लोन सिर्फ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी को नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है तो तब किया जाता है जब उसमें 51% जो शेयर है वो SC के हो, ST के हो और ह्यूमन एंटरप्रेन्योर के हो, तो ही उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वरना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इसमें दिया गया एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि 18 ईयर्स ओल्ड का होना चाहिए जिसको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उससे कम एज को नहीं मिलेगा। देन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही मिलेगा, मतलब नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ही मिलेगा। चल रहा है बिजनेस को में अगर आपको ये लोन लेना है तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नई शुरुआत के लिए ही आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। देन है थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 51% ऑफ शेयर ऑफ SC ST एंड वुमेंस का होगा तो ही ये लोन कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा, वरना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेचर ऑफ लोन कैसा है कि बिटवीन ₹10 लाख अप टू 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन पर्पस ऑफ लोन क्या है कि सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय SC ST और ह्यूमन एंटरप्राइज। न्यू प्रोजेक्ट सेट करेंगे वो भी SC ST और वुमन तो ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वरना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी इन जात वाले लोगों को ही ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। देन है साइज़ ऑफ लोन। साइज़ ऑफ लोन है 75%, जो उनके प्रोजेक्ट कास्ट है उनको 75% लोन ही प्रोवाइड किया जाएगा, 25% नहीं। 25% वो बैंक अपने पास ही रखेंगी, ये जो स्कीम है वो अपने पास ही रखेंगी ताकि अगर कोई रिस्क हो तो वो ये 25% में से कवर कर लेते हैं। देन है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम लगाते हैं ताकि जो नई शुरुआत है एंटरप्रेन्योर अच्छे से कर सके, ये जो कास्ट वाले लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो नई शुरुआत अच्छे से कर सके। देन सिक्योरिटी, उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी यानी कि कोई ना कोई उनको मॉर्गेज रखना पड़ेगा तो ही उनको ये लोन प्रोवाइड मिलेगा, लोन प्रोवाइड होगा। रीपेमेंट इनकी 7 ईयर्स में उनको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो लोन वो लेंगे उनको 7 साल में मैक्सिमम 18 महीने उनको मिलते हैं ये लोन प्रोवाइड करने के लिए। 7 साल के बाद ही उनको ये लोन वापस करना पड़ता है, यानी 7 साल मिलते हैं उनको ये लोन यूज़ करने के लिए। देन वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए उनको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। मार्जिन मनी का मतलब होता है 25% जो है उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो अपने पास रखती है बैंक, ताकि ये जो स्कीम है वो अपने पास 25% एज अ कवर यानी कवर्जेंस, मतलब कि 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट वो अपने पास रखती है ताकि अगर कोई इश्यूज़ आए या अगर कोई सामने वाला इंडिविजुअल नहीं प्रोवाइड कर पाए, नहीं पे कर पाए लोन, तो वो उनके अपनी जैसे उनके पास जैसे कि अपनी
वो सेफ्टी के लिए वो 25% अपने पास रखते हैं। देन है हमारा पॉइंट एग्रो टूरिज़्म। एग्रो टूरिज़्म यानी कि न्यू अप्रोच टूवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रो टूरिज़्म मतलब एग्रीकल्चरल में जो है, मतलब जो रूरल डेवलपमेंट है उसको और डेवलप करना और बढ़ाना। यानी कि जैसे कि इसमें कहा गया है, मीनिंग है उसका, इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड मैनी पीपल हैव लॉस्ट टच विद how their food is produced or the region where it is originated. Agrotourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provide a hand and experience with local foods. Agri-tourism activities include picking fruits, tending bees, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स। इसका मतलब यह है कि आजकल जो लोग हैं वो यह भूल चुके हैं कि कैसे हमारा जो खाद्य है वो तैयार होता है, जो हमारा फूड है वो तैयार होता है। उनका जो टच है वो उनसे दूर होते गए हैं, बिकॉज ये आज की जो दुनिया है वो मशीनरी दुनिया आ गई है। तो अभी ये यहाँ पे ऐसी स्कीम बनाई गई है जो एग्रो टूरिज़्म है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को एज अ टूरिस्ट उस जगह पे यह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि जहाँ पे ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती है वहाँ पे वो जाते हैं एज अ टूरिस्ट बन के और उन एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि कैसे हमारा फूड तैयार होता है, और उनसे वो एक्टिविटीज़ करवाई भी जाती है। और वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जाना या उनको दिखाना, उनके लिए उन्हें कुछ पे करना पड़ता है ताकि वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो हो सके, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ सके। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कि जैसे जो नासिक है वो ग्रेप्स के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। तो वो वहाँ पे कैसे उगाते हैं, उसे कैसे बोते हैं, उनको कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये सारी एक्टिविटी एज अ टूरिस्ट बन के इंडिविजुअल्स जाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। उसके बाद वो एक्टिविटीज़ करके भी देखते हैं, देन उसके लिए उनके वो फ़ीस भी देते हैं। वहाँ पे उसके लिए, उसे देखने के लिए कोई फ़ीस भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वहाँ की इकोनॉमी बढ़े, डेवलपमेंट हो। इस तरीके को हम एग्रो टूरिज़्म कहेंगे। जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारी होती है, तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बनाई गई है ताकि उसका ग्रोथ हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। एग्रो टूरिज़्म के यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का भी ग्रोथ हो सके, रूरल डेवलपमेंट भी हो सके, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ भी अच्छे से ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रमाण में जैसे सेल आउट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाए एज अ टूरिस्ट बन के, उनको देखे और पूरे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ सके। देन हम देखेंगे अभी कि डेफिनेशन। Agriculture is the idea of bringing urban residents to rural areas for leisure travel and spending. Agrotourism is a commercial enterprise at a working farm, ranch, or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that the generates supplements income for the owner. Agrotourism एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग एंटरटेन भी करते हैं, एज अ टूरिस्ट बन के जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को देख के उनका एक एंटरटेन भी अच्छे से होता है और सप्लीमेंट ऑफ इनकम भी होता है फॉर द ओनर। देन एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द pioneer स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। एग्रो टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म एज अ Agri-tourism or agro-tourism, as it is defined most broadly, involve any agriculturally based operations or activities that bring visitors to a farm. वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है ताकि जो विजिटर्स है वो जा सके, विजिट दे सके और फार्म में वो सारी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है वो सब देख सके। एग्री टूरिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ निक टूरिज्म that it is considered a growth industry in many part of world including India, Australia, Canada, the United States and the Philippines। ये जो एक्टिविटी है वो ये हर जगह पे फैली हुई है, हर जगह पे इसका डेवलपमेंट किया गया है ताकि लोग इसका एंटरटेन ले सके और इसका नॉलेज ले सके और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। बिसाइड्स ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, there are many other important aspects to managing a farm business beside growing and selling। उसको पैदा करना और सेल करना ही नहीं बल्कि वहाँ पे बहुत सारे आस्पेक्ट है जो उस फार्म को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि उसको प्लानिंग करना, उसको फाइंडिंग लैंड
उसके लिए जगह ढूंढना, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, उसका रिकॉर्ड रखना, अडेयरिंग टू रेगुलेशंस के मुताबिक सब काम करना, इंश्योरिंग क्रॉप्स यानी फसल को सुनिश्चित करना, प्रिपेयरिंग अ रेनी डे को प्रिपेयर करना, मतलब बारिश आ रही है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ तैयार करनी पड़ेंगी वो करना। देन रिटायरमेंट ऑल फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट, और रिटायरमेंट भी वहाँ पे होती है कि अभी किस किस एम्प्लॉय का भी रिटायरमेंट होगा या मैनेजमेंट में से कौन अभी रिटायर होगा। ये जो भी हम सारे काम बिजनेस में करते हैं तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो उसमें भी ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, इन सब एक्टिविटीज़ को ध्यान में लाते हैं। दैन एक्टिविटीज़ इन एग्रो टूरिज़्म जैसे कि आउटडोर रिक्रिएशन होता है, ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी और हॉर्सबैक राइडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी लिए जाते हैं, जैसे फार्मिंग एक्सपीरियंस, राइस को कैसे लगाना, उसको कैसे प्लांट करना, कुक कैसे करना, चूल्हे पे उसे कैसे कुक करना, ये सारे एक्सपीरियंस इसमें बताए जाते हैं। एंटरटेनमेंट जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको हुरदा पार्टी कहा जाता है महाराष्ट्र में। हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड करना जैसे कि फार्म स्टे, गाइडेड टूर और आउटफिटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स जैसे कि यूपी कॉपरेशन और रोड साइडेड स्टैंड, मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें एक्टिविटीज़ की जाती है। एंटरटेन भी होता है, और जो हम सारी बातें हम एक बिज़नेस में करते हैं वो सारी बातें ये एग्रीकल्चरल बिजनेस में भी होता है, एग्रो टूरिज्म में भी होता है। द हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न, दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट फार्म, वो हैप्पी होके जाते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये सारी बातें बताते हैं। फार्मर कैन ऐड वैल्यू टू यूर गेस्ट एक्सपीरियंसेस बाय ऑफरिंग देम रिफ़्रेशमेंट, उनको रिफ़्रेशमेंट फ़ील होता है, ये सारे एक्सपीरियंस लेके वो रिफ़्रेश होके जाते हैं। दे कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट व्हाट दे प्रोड्यूस ऑन फार्म, दैन वो एक प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करते हैं कि अपने फार्म पे उन्हें कौन सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, सच एज जैसे मिल्क और बटर सैम्पल्स हैं, और फ्रेश फूड है, फ्रेश फ्रूट जूस है एक्सेट्रा। यानी वो सब एक्टिविटीज़ को देख के उन्हें एक लॉजिक लगता है कि हमें अपना कौन से प्रोडक्ट में प्रोडक्शन को बढ़ाना है। विद टाइम एंड क्रिएटिविटी द फार्मर कैन एक्सपांड देयर रिक्रिएशन एंटरप्राइज थ्रू फन एंटरटेनिंग एक्टिविटीज सच एज कॉन्टेस्ट, एडल्ट एंड चिल्ड्रन क्लासेस और गेम्स। चिल्ड्रन लव स्ट्रॉस, मेज, पम्पकिन पेंटिंग और स्क्रीक रॉ मेकिंग, एडल्ट में एंजॉय हिस्टोरिक डिस्प्लेस, जो एडल्ट्स है वो एंजॉय करते हैं हिस्टोरिक डिस्प्ले, और क्लासेस ऑन पेंटिंग, और पेंटिंग पे वहाँ पे क्लासेस भी रखी जाती है। सो ऑल दीज आर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन एग्रो टूरिज़्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे देश की रूरल डेवलपमेंट में। देन अभी हम देखेंगे इंट्राप्रेन्योर मतलब होता है An intrapreneur is an employee who has the authority and support of his company employer to implement his own innovative and creative ideas. Intrapreneur जो रहता है वो एज एन एम्प्लॉई वर्क करता है कंपनी में, उसे कंपनी का सपोर्ट रहता है, एम्प्लॉयर का सपोर्ट रहता है, उसे कोई अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, वो सिर्फ इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के काम करता है, अपने नए नए इनोवेशंस करता है। हिज आइडियाज़ एंड और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू फॉर द कंपनी टिल द एम्प्लॉय कीप रिसीविंग हिज सैलरी, वो अपनी एक सैलरी लेता है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट the latter take financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket. जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो मालिक रहता है और उसे बहुत सारी रिस्क को बेयर करना पड़ता है, बट एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, अपने पॉकेट में से एक रुपया भी नहीं निकलता है, बल्कि उसे सैलरी मिलती है। देन वो एज अ एम्प्लॉय वहाँ पे काम करता है। द कंपनी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो जो चीज़ें उसको लगती है इनोवेशन बनाने में, अपने क्रिएटिव चीज़ों को क्रिएट करने में जो जो चीज़ें लगती है वो उसे प्रोवाइड की जाती है। और मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट where the employees are encouraged to use their creative ability. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को, एबिलिटीज़ को बढ़ा सके। सच एज एन आइडियाज़ और इनोवेटिव प्रोडक्ट में फैच ग्रेट प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू आइडियाज़ और इनोवेटिव जो रहता है, जो इनोवेशन रहता है प्रोडक्ट में, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। सो टाटा मोटर्स या काइनेटिक इंडिया
Infosys Technology, etc. are some of the such companies who encourage entrepreneurship. ये जो सारी companies है, जो ये जो technologies है, वो entrepreneurship को encourage करती है. इसमें definition दी गई है by Gifford Pinchot. Entrepreneur are the dreamer who take hand-on responsibilities for creating innovation of any kind within a business. यानी कि वो क्या लेता है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नए नए इनोवेशन करना, नई नई क्रिएटिविटी करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर सके, अच्छे से वो अपने बिजनेस को मार्केट में टिका सके. सो बाय हेसरिच एंड पीटर, हिजरिच एंड पीटर्स एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही अपना रोल प्ले करता है, अपने इनोवेशंस करता है, अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है. जो भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उसको चीज़ें चाहिए रहती है, वो उसे मिल जाती है, बट वो अपने पॉकेट में से एक पैसा भी नहीं निकालता है. सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया. देन हम अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय बाय.